ठीक है, तो काफी सारे बच्चे जेईई एग्जाम के लिए गए हुए हैं, ठीक है, तो मैं चाहता नहीं उनका ज़्यादा लॉस हो जाए। सो हम क्या करने वाले हैं, हम इसको जीन थेरेपी और जो इसका बचा हुआ पार्ट है हम उसको आज करेंगे, ठीक है, इस चैप्टर को पूरा कर लेंगे और नेक्स्ट चैप्टर हम आज स्टार्ट नहीं करेंगे। इसके बाद अगर आपको कुछ डाउट्स रह जाते हैं आपके बायोटेक में, तो वो आज क्लास के बाद आप मेरे से पूछ सकते हैं, क्योंकि बायोटेक अब आज के बाद खत्म हो जाएगी, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आपको जो मैंने काम दिया था, होमवर्क जो आपको मैंने देता आ रहा हूँ मैं, वो आप सारे का सारा करते जा रहे हैं। क्या कल ही क्वेश्चन आपने कर लिए जो मैंने आपको दिए थे, जिस तरीके से बताए थे लिखकर करने वाले क्वेश्चन हो गए हैं वो? भूमिका कह रहा हूँ, रणदीप जी सर। हो गए हैं, ठीक है। चलो, जीन थेरेपी क्या है? कहते हैं कि जीन थेरेपी बेसिकली तब दी जाती है जब किसी इंसान की बॉडी के सेल्स में कोई एक पर्टिकुलर जीन या तो क्या होती है, प्रेजेंटिंग होती है, मतलब वो डिलीट हो चुकी है, डिलीटेड जीन है, ठीक है, या वो खराब जीन है, मतलब वो क्या है, वो नॉन फंक्शनल जीन है। तो हम क्या करते हैं, हम उस जीन की रिप्लेसमेंट के लिए, उस पर्टिकुलर जीन की रिप्लेसमेंट के लिए हम देते हैं क्या, जीन थेरेपी। क्या देते हैं हम? जीन थेरेपी देते हैं, जहाँ पर हम उस डिलीटेड जीन को की जगह एक नई जीन डाल देते हैं, या जो पुरानी जीन है उसको हम क्या कर देते हैं, वो काम ही नहीं कर रही है तो उसकी जगह भी हम एक नई जीन डाल देते हैं, तो रिप्लेसमेंट कर देते हैं, जिससे कि दिक्कत ज्यादा ना हो, ठीक है। तो हम ऐसा करते क्यों है और इसको हम किस केस में पढ़ने वाले हैं? तो हम इसको पढ़ने वाले हैं कि एंजाइम बनाने वाली जीन, इसका नाम है क्या, एडिनोसाइन डी अमाइनेज। क्या नाम है इसका? एडिनोसाइन डी अमाइनेज, जो हमारे पास है एडीए जीन। कौन सी जीन है? एडीए जीन के लिए हम इसको करने वाले हैं, ठीक है। कहता है इस जीन का जो रोल होता है वो होता है कहाँ पर, किसी भी इंसान की इम्यूनिटी में, इसमें होता है किसी भी इंसान की इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में इसका, इस एंजाइम का रोल होता है, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जो कहते हैं एडिनोसाइन डीअमाइनेज, जो इम्यूनिटी में हेल्प करता है। और इस जो जीन है इस सभी सेल्स में एक्टिव नहीं होती, दिस जीन इज ओनली एक्टिव इन ब्लड सेल्स। ये कहना चाहिए मुझे क्या, लिम्फोसाइट्स। कहाँ पे एक्टिवेट होती है ये लिम्फोसाइट्स में खास तौर पे एक्टिवेटेड होती है, पक्का, ठीक है। तो इन्होंने सबसे पहले ये दो साइंटिस्ट ने ये वाला काम किया था 1990 में, जहाँ पर इन्होंने काम एक 4 साल की बच्ची पे, 4 इयर्स ओल्ड गर्ल पे किया था, ठीक है, जिसकी बॉडी से ये एंजाइम गायब था, क्योंकि वो चीनी गायब थी जो इस एंजाइम को बनाती है, और इस वजह से उसका जो इम्यून सिस्टम था वो काफी खराब हो गया था, ठीक है। अच्छा, तो उन्होंने क्या करा, इन्होंने सबसे पहले तो किसी एक हेल्दी पर्सन से, किससे, एक हेल्दी पर्सन या हेल्दी डोनर से वो जीन ले ली। क्या ले ली? एडीए जीन आइसोलेट करी, मतलब एज अ फॉरेन डीएनए इसको यूज किया, ठीक है, निकाल ली। फिर इसने जो पेशेंट है, मतलब जो बच्ची जो है, उसके बोन मैरो से, कहाँ से, उसके, या छोड़ो बोन मैरो भी छोड़ो, उसके ब्लड में से, कहाँ में से, उसके ब्लड में से निकाल लिए क्या, लिम्फोसाइट्स। क्या निकाल लिए, बोलो भाई, लिम्फोसाइट्स, ठीक है। और इन लिम्फोसाइट्स के अंदर इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दी वो पर्टिकुलर जीन जो इन्होंने हेल्दी डोनर से निकाली थी, तो यहाँ पर इनकॉर्पोरेट कर दी, ठीक है। तो यहाँ पर ये अंदर पहुंच गया है क्या, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या पहुंच गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए इन दी लिम्फोसाइट्स, पक्का है? बोलो हाँ या ना, ठीक है। अच्छा, अब क्या होने वाला है आगे, इसको आप थोड़ा सा इसको आगे ऐसे समझ लेना। देखो यार, रिकॉम्बिनेंट डीएनए इन लिम्फोसाइट्स, आ गई वाली बात। अब इसके बाद क्या होने वाला है, इसके बाद आप सुने चीज को। कहता है इसके बाद इन्होंने करवाया कैसा कल्चर, क्या करवाया, ऐसा कल्चर करवाया। तो कल्चर करवाने के बाद क्या हो गया, ऐसे बहुत सारे लिम्फोसाइट्स बनकर आ गए होंगे, ठीक है। और जितने भी लिम्फोसाइट्स बने होंगे कल्चर करने के बाद, उन सबके पास ही वो फंक्शनल जीन होगी, क्योंकि ये फंक्शनल जीन तो हमने कहाँ से निकाली है, एक हेल्दी डोनर से निकाली है, ठीक है। और बाद में हमने इन्हीं सेल्स को थ्रू इंजेक्शन के थ्रू हमने क्या कर दिया, इंसर्ट कर देते हैं, ट्रांसफ्यूज करवा देते हैं, कहाँ पर, ये हम दे देते हैं जो पेशेंट है उसके बोन मैरो में। कहाँ देते हैं, पेशेंट के बोन मैरो में दे देते हैं, इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है ना, इंट्रोड्यूस कर देते हैं उसके बोन मैरो में, ठीक है। तो क्या होता है, उसके जो लिम्फोसाइट्स हैं उनको क्या मिल चुकी है, उनको ये मिल चुकी है फंक्शनल जीन। तो अब
जो कमी थी एंजाइम की, वो कमी क्या हो गई है, दूर हो गई है। ठीक है ना, एडिनोसिन डिहाइड्रोजिनेज की कमी क्या हो गई है, पूरी हो गई है। ठीक है, पर कहता है कि यार ये ना एक परमानेंट इलाज नहीं है। क्या नहीं है ये परमानेंट इलाज, ये नहीं है। और ये परमानेंट इलाज क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये जो सेल्स हैं, ये जो लिम्फोसाइट जिनके थ्रू ये इसको डाला गया है, ये सेल्स क्या है, ये सेल्स है मॉर्टल। क्या है ये, मॉर्टल है। इनकी थोड़े दिन के बाद क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इन सेल्स की थोड़े दिन के बाद डेथ हो जाएगी। तो डेथ होने के बाद तो फिर से ये एंजाइम की कमी आने लगेगी शरीर में। तो कहता है यस, तो कहता है इसीलिए हम इसको कहते हैं कि आप अगर इसकी ट्रांसफ्यूजन आप कब कौन सी स्टेज में करो, अगर आप एम्ब्रियोनिक स्टेज में, कहाँ पर, जितनी अर्ली स्टेज हो सके, जैसे कि एम्ब्रियोनिक स्टेज पे, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान, ठीक है, अगर आपने इसको ट्रांसफ्यूज कर दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया, ये जीन थेरेपी दे दी, ठीक है, तो क्या होगा, तो हो सकता है ये एक एज अ परमानेंट क्योर हो जाए। क्या हो जाए, एज अ, ये एज अ, बोलो यार, एज अ परमानेंट क्योर हो जाए। पक्का, बोलो है या ना। तो देखो यहाँ पे कहता है, क्या कह रहा है यहाँ पर, ये कहता है द डिसऑर्डर इज कॉज्ड ड्यू टू द डिलीशन ऑफ द जीन फॉर एडिनोसाइन डिहामाइनेज। इन सम चिल्ड्रन एडी डेफिशिएंसी कैन बी क्योर्ड बाय बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। कहता है कुछ बच्चों में तो हम इसको बोन मैरो ट्रांसप्लांट करके कर सकते हैं, जबकि कुछ में, इन अदर्स इट कैन बी ट्रीटेड बाय एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, इसको हम जीन थेरेपी भी कहते हैं। तो जीन थेरेपी इज नथिंग बट एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, जिसमें हम a functional in which a functional ADA is given to the patient by injection. ठीक है, but the problem with both of these approaches that they are not completely curative. ये पूरी तरह से क्यूरेटिव नहीं है, पूरी तरह से क्योर नहीं मिलेगा। As a first step towards gene therapy, lymphocytes from the blood of the patients are grown in a culture, जैसे कि हमने इसको कल्चर में ग्रो करा, ठीक है, आउटसाइड द बॉडी। फंक्शनल एडीए कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, मतलब ऑब्वियसली बात है कि आप इस जीन को जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसको आप इसके अंदर इंट्रोड्यूस कैसे करोगे, तो इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए, इसको अंदर भेजने के लिए आपको चाहिए कि एक पर्टिकुलर वेक्टर, और वो वेक्टर है यहाँ पे कौन, रेट्रोवायरस। कौन है वेक्टर, वो मेरे प्यारे बच्चों बताओ, रेट्रोवायरस है। एनिमल सेल में अगर हमें किसी भी एनिमल सेल में अगर हमने डीएनए इंट्रोड्यूस करवाना है, तो हम कैसे करवाते हैं, बाय यूजिंग अ रेट्रोवेक्टर। इसके थ्रू, रेट्रो वेक्टर के थ्रू उसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। देखो लिखा हुआ है, यूजिंग अ रेट्रोवायरल वेक्टर is then introduced into these lymphocytes, ठीक है, which are subsequently returned to the patient, जो पेशेंट को वापस ये जीन मिल जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत है जो मैंने बोला है, बताओ भाई, हाँ या ना, कोई दिक्कत किसी को, ठीक है, कह रहे हैं however as these cells are not immortal, कहते हैं क्योंकि सारे सेल्स इमॉर्टल नहीं है, मॉर्टल है, मर जाएंगे, the patients require periodic infusions, तो पेशेंट को क्या चाहिए, पेशेंट को चाहिए periodic infusion, मतलब आज दिया तो अगले 15 दिन के बाद फिर दो, फिर 2 महीने के बाद फिर दो, फिर 3 महीने के बाद फिर दो, तो ऐसा रेगुलर बेसिस पे देते रहना पड़ेगा। ठीक है, periodic infusion of such genetically engineered lymphocytes. However, if the gene isolate from the bone marrow cells produce ADA is introduced into the cells एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज, कहता है कि अगर अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज पे काम कर दिया जाए, जीन थेरेपी तब दे दी जाए, तो इट कुड बी अ परमानेंट क्योर, तो ये एक परमानेंट इलाज हो सकता है। समझ आई कि बात नहीं आई, बोलो भाई हाँ या ना। यस सर। ठीक है, तो भाई इसको क्या करना है, आपने इसको मेरे नोट्स से पढ़ लेना है। पढ़ लो कि नहीं पढ़ पाओगे बताओ। यस सर, पढ़। ठीक है, पढ़ लेना। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे हमने जीन थेरेपी कर ली है। आगे आता है हमारे पास कौन सा, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। तो जो जीन थेरेपी में कोई डाउट है, घबराओ मत, शर्माओ मत, इस टाइम भी घबराओगे, इस टाइम भी शर्माओगे तो एग्जाम में दिक्कत हो जाएगी। कोई डाउट है तो पूछ लो। अनश, भाविका, डिंपल, निहारिका, रणदीप, शालम, शिवांगी, बताओ भाई। नो सर। ठीक है, आगे आ जाओ उस पे, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस ने हमें बहुत अच्छे से दे रखा, तो आप एक काम करो, मेरे नोट्स खोलो, असाइनमेंट खोलो।
आप खोलिए पेज नंबर 302 2 पे आ जाएंगे वोल्टेज क्या है ये, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले तो आपने जीन थेरेपी पे आ जाओ, और जीन थेरेपी पे देखो सबसे नीचे लिखा हुआ है स्टेप्स इन्वॉल्व इन जीन थेरेपी ऑफ ADAR एज फॉलो, नजर आ रहा है? yes आ रहा sir है? ठीक है, इसके पहले 4 पॉइंट पे टिक कर लो, पहले 4 पॉइंट पढ़ने हैं आपने। आया? हाँ सर। ठीक है, चलो ये वही है जो मैंने पढ़ाया आपको, एनसीईआरटी की लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो अच्छी बात है। ठीक है, आप आ जाओ सबसे पहले किसका, एलाइसा पे, पेज नंबर 303 पे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले लाइन में रखा है क्या, इसका प्रिंसिपल क्या दे रखा है, इसका प्रिंसिपल कहता है इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। मार्क करो, मिला? ठीक है, yes एलाइसा किस पे काम करता है, क्या प्रिंसिपल है इसका, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, याद करना है ये। ठीक है, तो कहता है कि अगर किसी पैथोजन से इंफेक्शन हुआ है हमारी बॉडी में, तो ऑब्वियसली बात है उसका, उस पैथोजन का कोई ना कोई एंटीजन होगा। क्या होगा, कोई ना कोई एंटीजन होगा। वो वाले से कोई प्रोटीन हो सकता है, वो कोई ग्लाइकोप्रोटीन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हाँ या ना? ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम उसको डिटेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, उसको डिटेक्ट करते हैं, क्या डाल के, एंटीबॉडी डाल के। क्या डाल के, बोलो भाई, एंटीबॉडी डाल के। या तो ये तरीका हो सकता है कि आपकी बॉडी में कोई एंटीजन, आपको लग रहा है कि आपकी बॉडी में इस पर्टिकुलर एंटीजन से दिक्कत है, तो आप क्या करो, आप उसके अगेंस्ट बाहर से क्या डाल दो, बाहर से आप डाल दो क्या, एंटीबॉडी, क्या डाल दो, एंटीबॉडीज। ठीक है, अच्छा, ये एंटीबॉडीज के साथ क्या होगा, इस एंटीबॉडी के साथ लगा होगा एक एंजाइम, क्या लगा होगा, एक एंजाइम। ठीक है, और इस एंटीजन के साथ बाइंड होगा एक सबस्ट्रेट, क्या बाइंड होगा, एक सबस्ट्रेट बाइंड होगा। ऑब्वियसली बात है, जब एंटीबॉडी एंटीजन से रिएक्ट करेंगी, तो ये एंजाइम भी सबस्ट्रेट से रिएक्ट करेगा, और जब सबस्ट्रेट से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, ये सबस्ट्रेट कैसा है, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट है। कैसा सबस्ट्रेट है, एक क्रोमोजेनिक, मतलब एक कलर प्रोड्यूसिंग सबस्ट्रेट है। तो जब एंजाइम और सबस्ट्रेट की रिएक्शन होगी तो क्या होगा, तो होगा कोई कलर प्रोड्यूस, क्या होगा, कोई कलर प्रोड्यूस होगा। तो अगर कलर में चेंज आ रहा है, कुछ कलर चेंज हो रहा है, कलरलेस से पिंक हो जा रहा है, पिंक से कलरलेस हो जा रहा है, जो भी हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है, तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब एंटीबॉडी से रिएक्ट कर रही है। एंटीबॉडी रिएक्ट कर रही है मतलब कि एंटीजन प्रेजेंट है, और एंटीजन प्रेजेंट है मतलब वो पैथोजन भी, बोलो भाई, प्रेजेंट है, हाँ या ना? आसान है। एक तरीका तो हो सकता है ये। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका हो सकता है कि आप चेक करो कि आपकी बॉडी में क्या कोई एंटीबॉडीज प्रेजेंट है। अगर आप उसके एंटीजन रिएक्ट नहीं कर पा रहे, तो आप उसके एंटीबॉडी रिलेट कर लो। ठीक है, एंटीबॉडीज में क्या मान दो, आप एंटीबॉडीज में बांध दो सबस्ट्रेट, क्या बांध दो, सबस्ट्रेट बांध दो। ठीक है, और आप बाहर से डालो एंटीजन, क्या डालो, एंटीजन डालो, जिसके साथ बंधा हुआ है क्या, एंजाइम, क्या बंधा हुआ है, एंजाइम। तो ऑब्वियसली बात है, अगर अगर एंटीबॉडीज प्रेजेंट है तो एंटीजन एंटीबॉडी से रिएक्ट करेगा। उसी टाइम पर जो एंजाइम है वो भी किससे रिएक्ट करेगा, सबस्ट्रेट से। सबस्ट्रेट अगेन क्रोमोजेनिक है, तो अगर फिर से क्या हो रहा है, अगर अगर तब भी कलर चेंज हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कि रिएक्शन हो रही है, और रिएक्शन तब होगी जब एंटीजन एंटीबॉडी से रिएक्ट करेगा, मतलब एंटीबॉडीज प्रेजेंट है। इसका मतलब कि आपकी जो ह्यूमन बॉडी है, आपकी जो बॉडी है, उसने अपने अंदर ये एंटीबॉडीज सिंथेसाइज करी है। तो ऑब्वियसली बात है कि सिंथेसाइज किसके अगेंस्ट करी होगी, सिंथेसाइज अगेंस्ट सम पैथोजन करी होगी, तो मतलब वो पैथोजन आपकी बॉडी में प्रेजेंट है, तो आप उस पर्टिकुलर पैथोजन के लिए क्या हो, पॉजिटिव हो। यही केस किया जाता है इसके लिए, इन द टेस्ट ऑफ HIV, किस केस में, HIV केस में। ठीक है, अगर कलर चेंज होता है तो हम बोल देते हैं कि वो पेशेंट HIV पॉजिटिव है, अगर कलर चेंज नहीं होता तो हम बोलते हैं वो पेशेंट HIV नेगेटिव। कोई दिक्कत है, हाँ या ना? ठीक है, इस टेक्निक को बोलते हैं क्या, एलाइसा, एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट टेस्ट। भाई समझ आ रही है मेरी बात, सर हाँ या ए ना? किसके लिए स्टैंड कर रहा है? क्या, ए किसके लिए स्टैंड कर रहा है लिस्ट में? ऐसे 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 ऐसे, ओके। ठीक है। कहते हैं इसकी सेंसिटिविटी होती है, क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो देखो लास्ट में लिखा भी हुआ है कि एलाइसा वाज द फर्स्ट स्क्रीनिंग टेस्ट वाइडली यूज्ड फॉर HIV बिकॉज ऑफ इट्स हाई सेंसिटिविटी। पक्का? अरे हाँ या ना? यस सर, यस। चलो आगे आ जाते हैं। ये हो गया कि हमारे पास एलाइसा, ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, ठीक है ना। फिर आ सकता है कि हम PCR को क्यों यूज करते हैं, वाई वी यूज PCR। ठीक है,
तो भाई देखो पीसीआर का यूज किया है, कहता है अगर हमारी बॉडी में कोई भी पैथोजन आ रखा है तो उस पैथोजन के अंदर हल्का सा भी डीएनए प्रेजेंट है तो उस डीएनए को पीसीआर टेक्निक क्या कर देगी, रेप्लिकेट, एम्पलीफाई कर देगी, या कर देगी उसको एम्पलीफाई कर देगी। तो पहले जहां पर वो नॉन डिटेक्टेबल जोन में था, किसमें था वो, नॉन डिटेक्टेबल जोन या नॉन डिटेक्टेबल कॉन्सेंट्रेशन में था। तो अब किसमें आ जाएगा, वो आ जाएगा डिटेक्टेबल कॉन्सेंट्रेशन में, किसमें आ जाएगा, डिटेक्टेबल कॉन्सेंट्रेशन में। और अब वो डायग्नोज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो डायग्नोज हो जाएगा, क्योंकि वो पहले डायग्नोज नहीं हो रहा था। पक्की बात है, हाँ या ना, ठीक है। तो देखो आप आओ यहाँ पर पीसीआर में नोट्स में देखो क्या लिखा हुआ है, इट हेल्प्स इन अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीज और पैथोजेंस बाय एम्प्लीफिकेशन ऑफ देयर न्यूक्लिक एसिड। लो कंसंट्रेशन ऑफ पैथोजन इन द ब्लड डज नॉट अलाउ इट्स डिटेक्शन। कहता है कंसंट्रेशन क्या है, कम है, तो डिटेक्ट ही नहीं होगा कन्वेंशनल मेथड से। तो कहता है इसलिए हम एलाइसा करने से पहले भी पीसीआर लगा देते हैं। तो कहता है कि पीसीआर कैन एम्प्लीफाई न्यूक्लिक एसिड ऑफ सच पैथोजन इवन व्हेन देयर कंसंट्रेशन इज वेरी लो। ठीक है, तो जब कॉन्सेंट्रेशन ही बहुत लो है तो ऑब्वियस बात है वो सिम्टम्स ही नहीं दिख रहे हैं। एट अ टाइम व्हेन द सिम्टम्स ऑफ डिजीज आर नॉट येट विजिबल। फॉर एग्जांपल, PCR technique can be used for detecting HIV in suspected AIDS patients. Genetic mutation in suspected cancers and in identified genetic disorder. बताओ भाई वाली बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, हाँ या ना, जी सर। पक्का, ठीक है। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे टेस्ट तो आप इसका ही करोगे, टेस्ट तो आप कन्वेंशनल टेस्ट ही करोगे अपना, ठीक है, जो भी आपको करना है। पर उससे पहले आप पीसीआर लगाकर उस पर्टिकुलर पैथोजन की, उस पर्टिकुलर डीएनए की, उस पर्टिकुलर न्यूक्लिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा लोगे, जिससे कि वो पहले उसकी कॉन्सेंट्रेशन इतनी कम थी कि वो नॉन डिटेक्टेबल था, पर अब उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई है तो वो डिटेक्टेबल जोन में आ गया है। समझ आई मेरी बात की नहीं आई, ठीक है, हाँ जी सर। आ गई, चलो आगे आते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारे पास क्या, पीसीआर और एलएसआ वाली बात। एक यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी है, पर उसको आपने ज्यादा ध्यान नहीं देना, आपको चाहो तो छोड़ सकते हो, प्रोब वाला मेथड है, यू कैन स्किप दिस, पक्का, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ना एक टॉपिक और दे रखा है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड वैक्सीन, मिल रहा है पेज नंबर 302 लेफ्ट में सबसे ऊपर, यस सर, मिल गया। ठीक है। तो यार देख लेना, हाँ पे ना सेकंड जनरेशन वैक्सीन की बात करी गई है। तो सेकंड जनरेशन वैक्सीन में ना दो वैक्सीन है, कितनी वैक्सीन है, दो वैक्सीन है, क्या प्रोटीन वैक्सीन और एक है डीएनए वैक्सीन। तो अब इसको टिक कर लो, ठीक है, या पढ़ लेना। वैसे तो ये नहीं आएगा इस चैप्टर में, पर ये हो सकता है कि चैप्टर नंबर 8 से क्वेश्चन आ जाए, कहाँ से आ जाए, चैप्टर नंबर 8 में से क्वेश्चन आ जाए यहाँ से, ठीक है। तो उसको एक बार आप देख लेना, यहाँ पे कुछ नहीं कह रहा है, कहता है कि प्रोटीन वैक्सीन जो होती है ये क्या करती हैं, ये पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रोटीन्स को यूज करती हैं जो कोई रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना रहा है, ठीक है। जबकि डीएनए वैक्सीन क्या होती हैं, कहता है ये जेनेटिकली इंजीनियर डीएनए को यूज करती हैं, जिसको हम इंट्रोड्यूस करते हैं किसी भी पेशेंट की बॉडी में, जिससे कि कोई इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो। समझ रहे हो, मतलब जैसे अगर कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने के लिए, मतलब कोरोना वायरस की वैक्सीन में जैसे मैंने तो कोरोना वायरस डाला मारा हुआ, पर अगर मैं कोरोना वायरस ना डाल के सिर्फ और सिर्फ कोरोना वायरस का डीएनए इंट्रोड्यूस करता, तो क्या कहलाई जाती है वो, क्या डीएनए वैक्सीन, क्या कहलाई जाती, डीएनए वैक्सीन। या मैं कोरोना वायरस का सिर्फ ऊपर का जो प्रोटीन था जो हमारी बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर करता है, मैं सिर्फ वो इंट्रोड्यूस करता, तो कहलाई जाती है प्रोटीन वैक्सीन। आसान है मुश्किल है, बोलो यार, सर आसान है। आसान है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ठीक है। चले आगे आते हैं, आ जाओ भाई आगे आ जाओ। देखो ट्रांसजेनिक एनिमल्स एंड एथिकल इश्यूज मिल रहा है कुछ, पेज नंबर 311 पे मेरे नोट्स में, मिला, टॉपिक 2 ट्रांसजेनिक एनिमल्स एंड एथिकल इश्यूज, जी सर, मिल गया। मिल गया, ठीक है। तो भाई देखो यहाँ पे 3 टॉपिक्स हैं, पहला है ट्रांसजेनिक एनिमल, दूसरा है एथिकल इश्यूज और तीसरा है बायोपेटेंट, ठीक है। बायोपेटेंट और बायोपायरेसी मतलब एक साथ, ठीक है। और भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है ये, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आओ
कहते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होते हैं, कहते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जिनके हम डीएनए को मैनिपुलेट कर देते हैं, जिस वजह से वो कोई एक्स्ट्रा जीन या कोई एडिशनल जीन पोजेस करते हैं और उनको एक्सप्रेस भी करते हैं। ठीक है, तो आपसे सबसे पहले डेफिनेशन मार्क करो। कहते हैं दीज आर एनिमल्स दैट हैव had their DNA manipulated to possess and express an extra gene। मिल गया, आया ना। और सबसे ज्यादा जो ये ट्रांसजेनिक एनिमल जो हमने बनाए हैं, सबसे ज्यादा ये कौन है, ये है माइस। क्या है ये, माइस। 95% जो एनिमल्स हैं वो कौन है, वो माइस है। क्लियर, मिल रहा है पेज नंबर 310 पे। चलो Yes, आगे आओ। ठीक है ना, कहता है कि हम बनाते क्यों ट्रांसजेनिक एनिमल्स को। कहते हैं इसके दो ही कारण है, बुक में हमारे पास 5 दे रखे हैं। ठीक है, यहाँ पर ही 5 है, पर मोटा मोटा क्या है, पहला कारण क्या है, किसी डिजीज को स्टडी करने के लिए। किसको स्टडी करने, पहले तो क्या है, टू स्टडी द नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड ये किसके घर में संग्राम करता है, कौन है रणदीप पे, भाभी का है। No, sir. आप दोनों ही नहीं हो। Sir, Anushya. कौन है, अनश है। Yes, sir. ये बहुत दिन के बाद आया ना क्लास में। मैं भी कर दूं, नहीं करना, नहीं निकलूंगा। अब मैं तो YouTube पे नहीं डाल पाऊंगा। सर आप अपने एंड से म्यूट कर देना। वैसे मजा तो आता सुनने में, तो चलो खैर कोई बात नहीं, पेपर है ना। तो यार देखो, यहाँ पर कहता है कि हम फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट या रेगुलेशन ऑफ जीन्स को पढ़ने में इसका यूज करते हैं। तो आप एक काम करो, यहाँ पे देखो मेरे नोट्स में पॉइंट लाइन नंबर 2 में लिखा हुआ है रेगुलेशन ऑफ जीन्स एंड देयर इफेक्ट ऑन द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी। इसको मार्क कर दो बस। ठीक है, आएगा नहीं फिर भी मार्क कर दो। ठीक, दूसरा है स्टडी ऑफ डिजीज। इस पे आ जाओ, स्टडी ऑफ डिजीज। ये भी सेम बिल्कुल वैसा ही है। यहाँ पे बोलता है कि हम ट्रांसजेनिक एनिमल को यूज करते हैं डिजीज को स्टडी करने के लिए, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग डिजीज इन ह्यूमंस एंड देयर ट्रीटमेंट। ठीक है, जैसे कि अल्जाइमर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, कैंसर वगैरह। ये भी नहीं आएगा पेपर में, डोंट वरी। ठीक है ना, पेपर में क्या आएगा, पेपर में आएंगे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। क्या आएंगे, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, जो आपको मैंने पहले भी मार्क करवाए थे, पढ़ाए थे। ठीक है जी, आ जाओ। देखो मेरे नोट्स में देखो, एनसीईआरटी में देखो, कहता है कि ह्यूमन प्रोटीन्स मिल रहा है। ह्यूमन प्रोटीन कौन सा, अल्फा अल्फा 1। यार अपने आप कर देने हैं अनस, नहीं बैठ रहा हूं मैं। तू क्या करता है, तू करता क्या है, क्या करता है? ठीक है, आ जाओ इस पे। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट पे हमने पहला पढ़ा कौन सा, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। क्या पढ़ा हमने, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जो हमारे पास यूज होता है किसके ट्रीटमेंट के लिए, एम्फाइसीमा। किसके ट्रीटमेंट के लिए, बोलो यार, एम्फाइसीमा के लिए। ठीक है, दूसरा हमें बताता है कि हमने एक काउ डेवलप करी थी, काउ डेवलप करी थी, नाम था रोसी। क्या नाम था, रोसी। ये एक ट्रांसजेनिक काउ थी। क्या थी, ट्रांसजेनिक काउ। ठीक है, था या ना। ठीक है, और ये कितना मिल्क प्रोड्यूस करती थी एक दिन में, 2.4 ग्राम पर लीटर प्रोटीन प्रोड्यूस करती थी, ह्यूमन प्रोटीन। ठीक है, काफी ज्यादा था, मतलब अगर 20 किलो दूध भी देती होगी तो अच्छा खासा अमाउंट में प्रोटीन मिल जाता होगा। ठीक है, और तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कहता है कि इसके अंदर क्या था, इसके अंदर एक प्रोटीन बनता था, इसका नाम था अल्फा लेक्टा एल्बुमिन। क्या नाम था, अल्फा लेक्टा, बोलो भाई, एल्बुमिन। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसके लिए,
ह्यूमन बेबीज के लिए। किसके लिए इंपॉर्टेंट है? ह्यूमन बेबीज के लिए। Human beings. ठीक है भाई, ये देखो ये पॉइंट्स क्या थे, ये पॉइंट्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इनको ध्यान से सुन लो। एम्फाइसीमा के लिए क्या है? अल्फा 1 Alpha 1 antitrypsin. एंटीट्रिप्सिन। ठीक है, एक बात ये। दूसरी बात, रोजी इतना प्रोटीन प्रोड्यूस करती थी पर लीटर। ठीक है, और दूसरा है अल्फा लेप्टा एल्बुमिन भी यही प्रोड्यूस करती थी, जो ह्यूमन बेबीज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सही है। तो अगर मैं बात करूं कि इन 5 पॉइंट्स में तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कौन सा? बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स वाला, क्योंकि इसमें से 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, वैसे तो इसमें से 5 मार्क का या 3 मार्क का क्वेश्चन नहीं आएगा, पर एक 3 मार्क का क्वेश्चन यहाँ पे भी बन सकता है कि व्हाट इज द यूज ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स, कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज क्या होता है। ठीक है, तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज है वो आप बता देंगे सिर्फ पॉइंट्स में 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 करके। ये टू स्टडी द नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, टू स्टडी द डिजीज और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स में हम इनके बारे में बता देंगे थोड़ा सा, फिर वैक्सीन सेफ्टी आप पढ़ लेंगे और केमिकल सेफ्टी टेस्ट। ठीक है, इनको आपने कोई बहुत डिटेल में लेके जाना, अगर क्वेश्चन 3 नंबर का आता है तो जितनी बातें आपको पता है। हाँ बोलो। सर वैक्सीन भी तो केमिकली होती है, तो उन दोनों में डिफरेंस क्या है? किसमें? वैक्सीन में और केमिकल्स में? नहीं, वैक्सीन तो पर्टिकुलर टाइप का केमिकल हो गया ना, केमिकल्स और भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने बनाया, फॉर एग्जांपल डिओड्रेंट बनाया, तो डिओड्रेंट एक केमिकल है ना, हम अपनी बॉडी पे यूज करते हैं एज अ परफ्यूम। ठीक है, ओके सर। वो वैक्सीन वाली कैटेगरी में नहीं आएगा। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे हमने ड्रग्स बनाई, मेडिसिन बनाई, ठीक है ना, वो तो वैक्सीन नहीं है, वो तो दवाइयाँ हैं। ठीक है, तो उनकी टेस्टिंग करनी है, तो उसकी टेस्टिंग के लिए भी हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज करते हैं। पक्का? यस। चलो आ जाओ आगे। ठीक है, नोट्स में ही आ जाओ, पेज नंबर 311 में देखो, एथिकल इश्यूज के अंदर दे रखा है जीईएसी, इसकी फुल फॉर्म मार्क कर लो। जीईएसी क्या फुल फॉर्म है? जीईएसी की जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। मिल गया? ठीक है, इसका काम क्या है, इसका काम भी इंपॉर्टेंट है, वो भी मार्क कर लो। विच मेक्स डिसीजन, अंडरलाइन करो, विच मेक डिसीजंस रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ जीएम, मतलब कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन, research and the safety of introducing GMO